चलिए, आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस एक्यूरेंट अकेडमी में बहुत स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास के MCQ लेकर के आए हैं और उसी को सीखेंगे आज। तो चलिए, आपके बीच एक क्वेश्चन लगा हुआ है, तो देख सकते हैं इस पर। जैसा कि क्वेश्चन पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच में डाला गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, मतलब इसको देखना है, आप लोग को याद देना है। तो बताइए कि क्या 3 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछ रहा है ना आपसे, तो 3 तो परिमेय संख्या है ना। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ये नहीं जवाब आपका। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो 3 परिमेय संख्या है ना जी। लेकिन 10√3 देखेंगे तो क्या होगा? 10√3 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत है? किसी को कोई परेशानी नहीं? बोलिए। आगे देखिए, कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। सवाल है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो इससे पहले समझने की प्रयास कीजिए। मान के चलो कि 2 परिमेय संख्या आपके बीच दे दिया गया है। जैसे 2 परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है और 3 भी क्या है? परिमेय संख्या है। दोनों क्या है? परिमेय संख्या। अब बोलता है कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो जब गुना करोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका? 6। 6 क्या है आपका? परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना। तो इसलिए आप समझ सकते हैं इसको कि दोनों क्या होगा? 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या में परिमेय संख्या अगर जोड़ देते हैं, बहुत अच्छी तरह से सुनो मेरी बात को, कॉन्सेप्ट को, कि परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ दिए, हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? परिमेय संख्या। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि परिमेय संख्या लिखा मैंने, क्या लिखा? परिमेय संख्या। और उसमें क्या कर रहे हैं बच्चों? हम प्लस कर रहे हैं परिमेय संख्या को। अब परिमेय संख्या में तुम परिमेय संख्या जोड़ो या फिर घटा दो। क्या कर दो बच्चों? जोड़ दो या फिर घटा दो, या फिर गुना कर दो, या फिर क्या कर दो? भाग कर दो। हमेशा याद रखना कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को तुम जोड़ो, घटाओ या फिर गुना करो, रिजल्ट क्या मिलने जा रहा है आपको? परिमेय संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। कहीं से कोई दिक्कत? परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ या फिर गुना करो, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? परिमेय संख्या मिलेगा। थोड़ा सा विंडो बंद कर दीजिए तुम। ठीक है, चल जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, है ना। ठीक है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो खोल दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है वीडियो पे। ठीक है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ देंगे या घटा देंगे या फिर गुना कर देंगे, है ना, या भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? परिमेय संख्या। तो हमारा क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या। जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या मिलेगा इसका? बी होगा ना जी। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए, कहता है कि 0 किस प्रकार की संख्या है। क्या जी? 0 किस प्रकार की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिएगा, है ना। अब नोट मत कीजिए इसका, अब हम वीडियो बना हुआ आपको फाइल पर भेज देंगे मोबाइल पे। ठीक है, नोट मत समझने का प्रयास कीजिए। है ना, वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप लोग को भेज दिया जाएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल क्या करना है आप लोग को, है ना, टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करना है। वहाँ पर क्या करना है? अपना नाम लिख करके हमारे, है ना, हेलो लिख करके जैसे टेलीग्राम कीजिएगा ना, तो मेरा नाम आ जाएगा, एक अरुण के नाम से आपको वहाँ पर शो करेगा। ठीक है, वहाँ पर भेजिएगा हेलो लिख करके, अपना नाम लिख करके, और क्या करेंगे, हमको ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, साइलेंट हो जाइए। चलिए, 0 किस प्रकार की संख्या है? आपको बताए थे, याद कीजिए, छोटी सी बात आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये 0 है कि नहीं, और 0 से इधर क्या चलेगा? माइनस नेगेटिव होगा, -2 होगा, -3 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? 1 2 और ये 3। कहता है कि 0 किस प्रकार की संख्या है।
तो बताया कि जीरो जो होती है क्या अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है? तो सबसे पहले बात है कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है जीरो, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि यह अभाज्य संख्या भी नहीं है, विषम संख्या भी नहीं है, लेकिन जीरो क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि जीरो को हम पी बटा क्यू के रूप में मान के चलिए, जीरो हमने लिखा तो क्या होगा, ये आपका 0/1 लिखेंगे, ये पी बटा क्यू के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो क्या कहें कि जीरो क्या है कि परिमेय संख्या। छोटी छोटी क्वेश्चन है और बहुत आराम से बनाने का चीज़ है। एक एक ऑप्शन पे हम आपको डिस्कशन करके दिखा देंगे, है ना, और शांति से बनाइए, सीखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, जितनी मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या है, जितना भी परिमेय संख्या वो कैसा होता है? बोलिए, प्रत्येक परिमेय संख्या है मतलब कैसा होता है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या वो पूर्ण संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है, क्या वास्तविक संख्या होता है, अपरिमेय? पहला नंबर तक कि जितना भी परिमेय संख्या होगा अपरिमेय नहीं होगा। क्या होगा? जितना भी परिमेय संख्या होगा वो क्या नहीं होगा? अपरिमेय नहीं होगा। दूसरा, वास्तविक संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? दोनों होता है। क्या होता है जी? वास्तविक संख्या में क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? दोनों। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। तीसरा है प्राकृत संख्या। क्या जी? हाँ, तो प्राकृत संख्या जो होता है, आप ध्यान से समझना पड़ेगा, प्रत्येक परिमेय संख्या है क्या पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृत संख्या? दो ऑप्शन बचा आपके पास में। तो जितना भी प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। क्या हो सकता है आपका? नेचुरल नंबर। लेकिन कहिएगा सर पूर्ण संख्या को लेंगे तो, है ना, बोलिए, तो पूर्ण संख्या अगर लेंगे तो मान के चलो कि ये हमारा क्या नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 डॉट इन्फिनिटी, तो चलेंगे हम, ये क्या नेचुरल नंबर है। इसके पहले हम अगर जीरो को डाल देंगे तो ये जीरो भी क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या होगा ना। तो जब पूर्ण संख्या बोलेंगे तो उसमें प्राकृत संख्या आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि हमारा जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हमारा पूर्ण संख्या उत्तर हो जाएगा, है ना। कि जो पूर्ण संख्या होता है वो क्या कहलाएगा? हमारा प्राकृत परिमेय संख्या होगा, है ना। ऐसे ये भी जवाब आपका सही है, लेकिन हमको तो पूर्ण संख्या की बात कर रहे, है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो जितने भी परिमेय संख्या, तो जीरो भी क्या होता है? जीरो भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है जी? चलिए आगे देखिए, कहता 3 तथा 4 के बीच में निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? पहले समझिए, 3 तथा 4 के बीच में निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? ध्यान से पहले समझिए, 3 और 4 के बीच में निम्न में कौन सी परिमेय संख्या बता सकते हैं? 3 भी और 4 भी है ना, 3 और 4 के बीच में आपको बताना है। क्या बताना है? 3 और 4 के बीच में निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? बताइए आप लोग। क्या 2 पाई होगा क्या? पहला नंबर तो इस बात को समझ लो तुम कि 2 पाई तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या जी? 2 पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या दूसरा ऑप्शन देखो कि 10/3 है क्या? 11/4 है क्या? 15/7 है क्या? तो कहता है कौन 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 3 और 4 के बीच में अगर ध्यान दिया जाए तो 3 और 4 है ना, 3 और 4 बीच में कितना हो सकता है संख्या? देखिए, अब 15/7 को हम भाग दे करके देखेंगे तो बहुत सारा प्रोसेस लग जाएगा। अब 10/3 को लेंगे तो क्या होगा? 10/3 लेंगे तो ये 3 पॉइंट क्या हो जाएगा? 3। देखो 3.3 जो होता है 3 और 4 के बीच में होता है कि नहीं होता है? होता है ना जी। अभी ध्यान से देखो, 11/4 को अगर हम दशमलव में भाग कर देंगे, अगर हम 11 में 4 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 दूना 8, ये 3 दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा? 0, बोलिए ना जी। 4 सते 28, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 2, फिर 4 5 20, यानी कि 2 दशमलव क्या आ रहा है आपको? 7.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए, तो ये तो 3 के बीच में है ही नहीं, यानी कि आपका ये ऑप्शन है ही नहीं। अब 15/7 तो है ही नहीं आपका, क्योंकि
7 दूना कितना, 15 में अगर हम 7 से भाग कर देंगे तो 7 दूना कितना आ जाएगा 14, 1 फिर दशमलव देंगे, ये भी नहीं आएगा, यानी कि जवाब आपका ये भी नहीं है और जवाब आपका ये भी नहीं है। तो बच कौन सा गया ऑप्शन आपका 10/3, यानी कि क्या होगा 3 दशमलव क्या हो जाएगा, देखो 10 बटा कितना 3। अब क्या मिलेगा आपको, ये समझ गए होंगे अभी तक क्या। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चले हम लोग, यानी कि 3 तथा 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी 10/3। हम देखें यहाँ पर डिवाइड करके 3 पॉइंट कितना 3, देखो 3 और 4 के बीच में है कि नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग 5 के बाद 6 पे चलते हैं। बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग को समझने की जरूरत है और पढ़ने की भी जरूरत है, ठीक है। कहता क्या है क्वेश्चन में, इसको देखो 64 के पावर कितना x और बराबर कितना है 8। क्या है जी 64 की पावर कितना है x है और बराबर में कितना है 8 है, और ये कहता है कि x का मान क्या होगा। बस क्वेश्चन को समझने की प्रयास करो। तो बताओ तो हम 64 को ले सकते हैं ना, एक काम करते हैं 64 का 64 है, उसका हम फैक्टर अगर निकाले तो 2 से कितना जाएगा 32, और फिर 2 से करेंगे तो कितना 16, फिर 2 से करेंगे तो कितना, और फिर 2 से करेंगे तो कितना, क्या क्या कर सकते हैं ऐसा। अच्छा फिर 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4, और फिर 2 से कर देंगे तो 2 से करे तो 4, फिर 2 4। देखो तो 2 के पावर कितना ले सकते हैं 64 को, 1 2 3 4 5 6, 2 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 हो जाएगा ना। तो इस 64 को ले सकते हैं 2 के पावर 6 और इसका पावर कितना x, कोई दिक्कत। इस 8 को ले सकते हैं 2 के पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं सकते, लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6x और 2 के पावर 3, और दोनों का बेस सेम है तो बेस को छोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये जरा बताइए। दोनों को अगर बेस को छोड़ दिया जाए, ध्यान से देखो, छोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा हमको 6x बराबर कितना 3। अब बताइए तो इसलिए x का जो वैल्यू होगा 3/6 होगा कि नहीं होगा, 3 कम 3 3 दूना 6, मतलब 1 बटा कितना मिलेगा आपको बोलो तो 1/2। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, क्या होगा जी 1/2 कितना हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। इसको एक और तरीका है लिखने का, लिख के बताएं क्या, है ना, एक और तरीका है, लेकिन आसान यही है बनाने का। आप इससे बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला का मतलब तो बताए थे आप लोग को, जिसमें एक वेरिएबल होगा। एक चर वाला का मतलब क्या, एक वेरिएबल होगा। पहले देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो यहाँ पर देखो तब पहला जो ऑप्शन है उसमें x भी है और y भी है, तो 2 चर वाला हो गया, 2 वेरिएबल है। और c को देखो तो यहाँ x भी है कि नहीं, यहाँ y भी है कि नहीं, तो इसमें भी 2 चर वाला है, तो ये 2 चर वाला बहुपद है। अच्छा उसके बाद d तो कांस्टेंट टर्म है, बच गया क्या हमारा b। अब इसमें सिर्फ x ना है, तो इस एक चर वाला बहुपद कौन सा इसका जवाब होगा, b होगा कि नहीं होगा। कहीं से कोई दिक्कत है बोलिए, समझ गया ना। चलिए एक चर वाला मतलब समझते हैं ना, एक वेरिएबल वाला, और 2 चर यानी कि 2 वेरिएबल वाला, 3 चर वाला यानी कि कितना 3 वेरिएबल वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप लोग क्या देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखोगे। आगे बढ़े हम लोग, नहीं बोले आप लोग। कहता है कि बहुपद 2x + 6 इज का शून्य का कौन सा होगा। क्या कर रहा है 2x + 6 का शून्य कौन सा होगा। तो आपको बताए थे कि जब भी ऐसा देगा क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, px बराबर 2x प्लस क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, बोले जी px बराबर क्या लिखेंगे 2x + 6 लिखेंगे। आगे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन पर ध्यान से सुनिए। करना क्या है इस क्वेश्चन पर कि हम क्या ले लेंगे, px बराबर 0 ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। मान लेंगे कि माना क्या हो जाएगा px बराबर 0। अब px है कितना हमारा 2x + 6 अब बराबर में 0। अब बताओ कि जब 2x जब लेंगे तो ये 6 इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा।
अब देखो तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा -6/2 और 2 से कट जाएगा ना, 2 3 जा 6, तो यह -3 हो जाएगा। यानी कि आपका जवाब क्या आ जाएगा आपका -3। यानी कि देखो तो -3 इसमें से कौन सा ऑप्शन है जी, क्या आ जाएगा बी। कितना आसान है क्वेश्चन, जरा देखिए आप लोग, है ना, बहुत आसान है, बनाने के लिए तो आसान है ही बेटा, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए तो इजी ही है। चलिए अब बार बार हल्ला करेंगे तो आपको हल्ला करने की आदत बन गई है ना, सहना सीखिए, है ना। 1 घंटा और 2 घंटा बर्दाश्त नहीं आप लोगों से होता है। बड़े बड़े हॉल में जब एग्जाम में बैठिएगा 3 घंटा बैठना होगा तो कैसे आप बर्दाश्त कीजिएगा, सोचने का चीज़ है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बहुपद है x के पावर 4 -3x² -5 इसका पूछ रहा है कौन सी आपसे, घात क्या होगा, क्या होगा जी। आपको बताए थे घात के बारे में, किसका घात देखो तो कितना है, ऐसा घात कितना है 2, ऐसा घात कुछ भी नहीं था, क्या होगा। आज देखो तो 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है ना, क्या जी 4 2 0, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा है जी 4। तीसरे से बहुपद का घात क्या कहलाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, क्या होगा जी ऑप्शन डी हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि px बराबर 1 दिया है, क्या दिया है px बराबर x माइनस 1। ध्यान से देखिए ये px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x माइनस 1, तो कहता कि p0 का मान क्या होगा, तो जहाँ जहाँ x होगा बच्चों वहाँ पर क्या करेंगे, 0 को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे 0 को पुट करेंगे, तो क्या होगा 0 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा -1। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाए, क्या हो जाएगा सी। कहीं से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब इसमें कहता है, ध्यान से समझिए कि 2x³ - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक क्या है, क्या जी x² का गुणांक क्या है। अब बताइए तो x² कहाँ पे है, देखो तो यहाँ पे 2x³ है कि नहीं, और माइनस कितना है 5x² और -x प्लस क्या है 3। हमसे क्या पूछ रहा है x² गुणांक, तो x² हमारा यही ना है जी, x² गुणांक क्या कहलाएगा, इसके पहले जो होगा वही ना, इसके पहले क्या है -5 है कि नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। कितना आसानी से बनाया जा सकता है, कभी सोचे हो, ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से बनाया जा सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में भी होते हैं, लेकिन पता नहीं बच्चों का अभ्यास तो होता नहीं है ना। चलिए शांति से यहाँ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना, बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको देख के लगेगा कि बहुत भारी क्वेश्चन है ये, है ना, एक्चुअली भारी नहीं होता ये। क्या कर रहा है कि px इक्वल टू क्या है x के पावर 31 अब प्लस कितना है 1 को अगर x + 1 x माइनस 1 से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या होगा, मतलब शेषफल क्या होगा इसका, क्या पूछ रहा है कि इसका शेषफल होगा, मतलब कौन सा शेषफल होगा। देखिए ध्यान से समझिए, अगर आप इसमें भाग का प्रोसेस अपनाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा, बनाते बनाते आपकी परेशानी बहुत हालत खराब हो जाएगी, है ना। फिर भी इसको बनाया जा सकता है ना, पता चलेगा कि काफ़ी समय लगा, बना भी नहीं। ये MCQ है, इसको MCQ की तरह बनाना सीखिए आप। जिससे हमको भाग देने का कह रहा है ना, तो उसका हम x माइनस 1 में क्या निकाल देंगे 0, तो इससे x बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 1 होगा कि नहीं होगा। और क्या करेंगे, इस px की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम 1, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे कितना पुट कर देंगे, तो देखो तो 1 के पावर कितना आएगा 31 और प्लस 1, तो 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 होगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका जो लास्ट में जो शेषफल होगा से कितना होगा बच्चों 2। तो इसको इतना आसानी से बना सकता है, और भाग विधि को अपनाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, ये पता ना चले बने भी या ना बने आप लोगों से, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पर।
कहता है निम्न में कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद मतलब समझते हो, जिसमें दो ही पद हो। क्या हो जी? हाँ, जिसमें दो पद होगा उसको क्या कहेंगे हम? द्विपद बोलेंगे। तो बताइए तो इसमें कितने पद हैं? बताइए इसमें कितने पद है जी? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 है, यानी कि मतलब क्या है? इसमें 3 पद है और इसमें एक ही पद है। तो ये त्रिपद है या ये एक पद ही है। लेकिन 5x स्क्वायर, ध्यान से देखो तो 5x स्क्वायर माइनस 9x, ये ना है जी, इसमें दो ही पद है ना जी। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा कि नहीं होगा? चलिए एकदम दिल थाम के बैठिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और सीखिए, मन को शांत रखिएगा, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ध्यान को विचलित कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, है ना। और आपस में गप कीजिएगा तो भी समझ में नहीं आएगा। ये आप पर निर्भर करता है कि हम सीखने आए हैं, है ना। तो सीखिए अच्छी तरह से, है ना। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है, इसको तो ध्यान से समझो पहले। कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड। क्या कर रहा है? गुणनखंड। आप लोग को सिखाए थे द्विपद गुणनखंड, आसानी से तोड़ देंगे। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 7x माइनस 2x प्लस कितना? 7 दूना 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना? 9। लेकिन 9 माइनस में चाहिए ना। अब देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस कितना? 7 और माइनस 2 कॉमन निकाल देंगे, x माइनस क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ पर देखो तो x माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 हो जाएगा। चलिए अब बोलिए तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? देखिए ये आगे पीछे भी हो सकता है बच्चों, जैसे x माइनस 2 भी हो सकता है, x माइनस 7 भी हो सकता है। अब देखिए कौन सा है, x माइनस 7 और x माइनस 2। आपका ऑप्शन भी जवाब हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत लोग बोले सर पंखा चला दीजिए, क्या जानबूझ के हैरान करते हैं हमको क्या? हम इसीलिए तो हम भी देख रहे हैं कि फील हमको भी यही से हो रही है ना। नहीं होती तो चलिए मतलब अब परेशान कीजिएगा तो काम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है। तब मतलब बातें कम कीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें से छोटा सा क्लिप काट के आप गार्जियन को भेज देंगे। बदमाशी कीजिएगा तब आपका कैमरा आपके ओर भेज देंगे हम। यहाँ से बस एक बटन दबाएंगे, कैमरा आपके पीछे चला जाएगा, आपका सारा का रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ से। ये नहीं समझिए कि सिर्फ इधर ही कैमरा घूमता है, कैमरा 360 डिग्री मूव करता है। ये आपका हर किसी का फिगर यहाँ पे शो कर सकता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े थे बहुत पहले, याद कीजिए थोड़ा सा, है ना। आकृति के देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस फिगर को देखना है और इस फिगर के हिसाब से इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और आपको क्या करना है? 20 का जवाब देना है ना। सबसे सबसे पहले हम करना क्या चाहते हैं इसमें, इस क्वेश्चन के लिए पहले ये देखिए, आप थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए। बी हमारा देख रहे हैं ना, बी का क्या होगा नियामक? तो बी तो पहले -5 है कि नहीं? थोड़ा सा मैं साफ लिखा जाओ, -5 है ना, और ये क्या है? 2 पे है ना, तो 2 हो जाएगा। और डी को देखो तो क्या जाएगा? 6, कितना हो जाएगा? 2, है ना। और एच का देखोगे तो ये -5, बराबर वही चीज हो जाती है। -5 और कॉमा क्या आ जाएगा? -3 पे है। ई को देखो तो -3, कितने पे है? बोलो जी, कितना पे है? -5 पे है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद यहाँ से तुम देखो इधर आ जाओ तो सी को देखो कितना पे है? सी हमारा 5 है ना जी। 5, कितना पे है? 5 पे है। अगर जी को देखा जाए तो 2, किस पे है? -4 पे है। हाँ, यहाँ पे -5 होगा, ठीक है। चलिए -5। अब देखिए पहले समझ लीजिए, अब इतना तो हम इसका
जैसे कि नियामक को इंडिकेट कर दिए ना। अब देखिए इसमें प्रश्न को जवाब देना है आपको। बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, तो बी का -5,2। अब देखिए इसी के हिसाब से इसका जवाब देना है आपको। तो क्या हो जाएगा -5,2। तो बोलो तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिंदु -3 -5 द्वारा पहचाना गया। तो -5 और -3 द्वारा कौन पहचाना गया है, एच को। तो पहला ऑप्शन होगा ये, एच हो जाएगा। और डी का मतलब डी देख रहे हो आप, डी कहाँ पे है हम लोग का, डी यहाँ पे, डी में भुज। तो भुज क्या होता है, पहला वाला क्या बोलते हैं, पहला नियामक को भुज, दूसरा नियामक को कोटि। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो बोली तो इसका डी का मतलब क्या कहता है कि इस नियामक में भुज कौन होगा। देखिए सब आसानी से बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन, नियामक ज्यामिति पढ़े थे। अब बिंदु एच की कोटि, तो एच हम कहाँ पे है हमारा, तो -3 है कि नहीं। तो ये यहाँ पे -3 देखो तो ऑप्शन है ना कि बी में। अब बिंदु एम का निर्देशांक, तो एम कहाँ पे है हमारा, देखिए एम कहाँ है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। हाँ यहाँ पे एम है, हाँ एम है ना। तो एम का आपको निर्देशांक बतलाना ये इस पॉइंट का। तो माइनस क्या हो जाएगा 3,0 ना जी, -3,0। तो ये क्या आ जाएगा हमारा बी। कहता है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को, बोले जी x अक्ष यही ना है हमारा और y अक्ष तो यही है। इसे कटान बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको, -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तब -3 या -5 तो ई होगा ना, यहाँ पर ई है ना। उसी समय बोलिए ना, तो सामने प्रश्न है आपका, देख करके इसका जवाब देना है। चलिए कहीं से कोई दिक्कत, चलिए क्या बात है, कहाँ से आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि यदि 2,0 क्या कह रहा है जी, 2,0 ये कहता है कि 2x + 3y = कितना है, k का एक हल है, मतलब एक सॉल्यूशन है। तो इसमें k का वैल्यू क्या हो जाएगा, लगभग k का मान आपको शो करना है। क्या करना है, k का मान। तो बताइए जहाँ जहाँ x है उसके बाद x का वैल्यू है कि नहीं, ये y का वैल्यू है कि नहीं। तो क्या 2 × क्या लिख देंगे, 2 प्लस क्या होगा 3 × 0 बराबर क्या जाएगा k। तो 2 2 जा 4 प्लस का 3 बराबर क्या k, मतलब k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो देखिए तो इसमें से 4 ऑप्शन है कहीं पे, क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। चलिए कहता कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। देखो पहला नंबर तो ये 1 चर वाले है, और इसका पावर 2 है। तो निश्चित है कि ये 2 चर वाला नहीं, वेरिएबल तो है लेकिन पावर 2 है। लेकिन इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कि x प्लस क्या हो जाएगा by + c = क्या हो जाएगा 0। कभी कभी इसके स्थान पर ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, a1x + b1y प्लस क्या हो जाएगा c1 बराबर क्या 0 हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, समझ गए इस चीज को। वहां से बंद कर दो, है ना, बंद कर दो, तो वहां से बंद कर दो, ठीक है, बंद करो, खिड़की बंद करो। चलिए समझ गए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का होगा ग्राफ। देखिए 1 चर वाला होगा या फिर 2 चर वाला होगा, पहले बात को सुनिए। क्या होगा जी, मान के चलिए कि x + b या फिर क्या होगा x प्लस क्या by और प्लस क्या आ जाएगा c = क्या होगा 0। तो 1 चर वाला का भी ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है। क्या होता है जी, सरल रेखा होगा। और जो 2 चर वाला होगा
उसका भी ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा होगा। तो बताइए इसमें से जवाब कौन सा होगा, बोलिए जी, नहीं बोले आप लोग, एक सरल रेखा। आगे बढ़े हम लोग। स्टिक हमारी कहाँ है, थोड़ा ला के दीजिए तो, फीट वाला रखे हुए थे सब, है ना। विंडो खोल दीजिए क्योंकि इतना अधिक लोड इन्वर्टर एक बार में नहीं ले पाता है, ठीक है, 600 वाट से ज़्यादा नहीं ले पाता है। आगे देखिए, इसमें हम लोग को करना क्या है, क्या कहते हैं कि x बराबर क्या है हमारा 5 है और y इक्वल टू कितना है 2। निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है, मतलब जो यहाँ पर जो 4 गो रैखिक समीकरण दिया गया है ना, उसमें आपको बतलाना है कि किसका सॉल्यूशन है ये, है ना। अगर हम एक काम करते हैं कि बारी बारी से हम क्या करते हैं कि सारे में क्या ले लेते हैं हम, बात को समझ रहे ना। ऐसे भी देखो तो x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई ले लेंगे तो x का मतलब कितना 5 और y का मतलब कितना 2, तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना 7। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो तो फोन आ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन, रैखिक समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 का एक हल बतलाना है आपको। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बताए थे आपको हम। 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, ये 12 है, इसका एक हल होगा का एक हल, इसमें से कौन सा होगा एक हल, बताइए इसमें से। अब बताइए इसमें से कौन सा वैल्यू जिसको रखने पर ही हमारा आंसर मिल जाए। देखो तो अगर 2 डाल देते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 3 3 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी कि हमको चाहिए RHS में कितना 12। अब 3 डाले तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पर देखिए 2 इंटू कितना आएगा 3 और प्लस 3 इंटू कितना आएगा 2, देखो तो 3 दूना 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा 12, यानी कि x का मान 3 और y का मान 2 डालेंगे, इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा 12 आया कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि बिंदु 2,3 है, क्या है जी 2,3 x प्लस वाई इज इक्वल टू के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान क्या होगा। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे कितना पुट कर देना हमको 2, और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे कितना पुट कर देना है 3। तो आप देखो यहाँ पर 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना k, यानी कि 5 इक्वल टू कितना k, मतलब k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 में। अब देखिए रैखिक समीकरण कह रहा है कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। मतलब x अक्ष पर, मतलब सब पहले समझ लीजिए इसको, ये हमारा है ना x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, x अक्ष के, है ना, x अक्ष के, थोड़ा सा साउंड के लिए ना नहीं अति करते हैं, साउंड माइक में आ जाता है। अब देखिए मतलब x अक्ष के किस बिंदु पर, पहले समझिए x अक्ष के किस बिंदु पर, तो x अक्ष पर नियामक होता क्या है, x, 0 के रूप में होता है कि नहीं होता है, x, 0। x अक्ष पर कोई भी होगा बिंदु तो प्लस माइनस क्या होगा x, क्या 0। मूल बिंदु से अगर बायां तरफ होगा तो माइनस x हो जाएगा और दाहिने तरफ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको पुट करता है ना, कौन सा सी नंबर। तो देखिए ना यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर x, 0 यानी कि आपका ऑप्शन ये 4 0 भी हो सकता है, 3 0 भी हो सकता है, और ये दोनों तो होगा नहीं, b होगा ही नहीं और ये d भी नहीं होगा, क्योंकि ये 0, y के रूप में हमने y अक्ष पर इंडिकेट कर रहा है। तो इसी में से कोई एक वैल्यू होगा। चलिए तो अगर हम y का वैल्यू अगर 0 दे दे, अगर y का वैल्यू 0 दे देते हैं, मान के चलिए कि 4x है ना, और 3 इंटू अगर 0 दे देते हैं तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर कितना 12, तो ये 4 3 कितना जाएगा 12, x का मान कितना जाएगा, यानी कि 3 कितना हो जाएगा जी 0, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा जी सी नंबर आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग को, है ना।
अब बोलिए, अभी पढ़े थे 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। 60 डिग्री पूरक कोण तो बताए थे ना कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो क्या कहेंगे उसको हम। तो बोलो 60 का पूरक कोण कितना होगा इसमें से 30। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलिए, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है, वह कोण जो 90 से क्या हो, मतलब ऐसा कोण जो आपको 90 से क्या हो, बड़ा हो मगर कितना हो 180 से छोटा। तो 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा तो उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण। कोण पढ़े थे ना आप लोग क्या, जो 90 से बड़ा होगा 180 से छोटा होगा क्या होगा, अधिक कोण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 में उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के, देखिए जी, जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। बताइए, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, तो देखिए उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। तो बोलिए, बताइए क्या होगा, क्या होगा। तो मान कि 60 डिग्री का मतलब मान के चले कि उस कोण की माप क्या है ना, उस 60 डिग्री तो ले लेंगे ना। तो इसका आधा कितना होगा, 30 होगा कि ना होगा। मान के चलिए कहता है कि जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है, तो इसका 60 का पूरक कोण तो 30 होगा। और देखिए ना जी, जवाब क्या होगा इसका, पहले समझिए कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। अपने पूरक कोण के आधे से यानी कि 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, क्या होगा 60। तो अपने पूरक कोण के आधे से कितना है, 30 डिग्री अधिक है। तो पहले बात को समझिए, इसका जवाब कौन सा होगा, सबसे पहले बताइए। आप पूरक की बात है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो जवाब कौन सा होगा इसका, 30 की 60। बोलिए कैसे, फिर से समझो। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के है ना, उस कोण की माप क्या है, तो हम उसको x मान लिए। तो इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना x। पहले समझिए, अब मान के वह कोण x है तो उसका पूरा कोण कितना होगा, 90 माइनस x होगा। और कहता है जो अपने पूरक कोण के आधे से, मतलब आधा मतलब कितना, ये ना ज्यादा से क्या है 30 डिग्री अधिक है। आधा से क्या है 30 डिग्री। तो ये वाला क्या है 30 डिग्री कितना है, अधिक है कि नहीं है। ये 30 डिग्री क्या है, अधिक है। वह कोण जो अपने पूरक कोण के आधे से, क्या जी, आधे से 30 डिग्री अधिक होगा। तो बोले इसका जवाब कौन सा हो जाएगा इसमें। अगर हम आधे से 30 डिग्री अधिक, मतलब देखिए इस x को मान लेंगे कोण x है, इसका पूरा कोण कितना होगा 90 माइनस x। कहता है कि वह कोण की माप जो अपने पूरक कोण के आधे से, तो आधा तो ही ना होगा जी, आधे से 30 डिग्री क्या है, अधिक है। यही ना होगा हमारा क्वेश्चन। तो ये तो नीचे नहीं जाएगा हमारा, मतलब x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री या माइनस कितना x, इधर लाएंगे तो माइनस कितना 30, यानी कि x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना है 60 माइनस कितना x ना होगा जी। अब दोनों ओर कर लो गुना, तो क्या इधर x बचेगा और 60 दूना 120 और माइनस कितना 2x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो इधर के लाएंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 120 और 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40। अब बताइए, आप लोग 60 बता रहे थे, आंसर क्या आ गया आपका 40 डिग्री आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हड़बड़ाने से कोनो काम नहीं होता है। चलिए, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD O बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए थे अभी। A से AB और C से CD एक दूसरे को क्या करती है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान से पहले समझिए। तो कहता है कि एंगल AOC और एंगल BOE अब बराबर कितना है, ये मतलब एंगल AOC मतलब इस एंगल को जोड़ दिया और BOE मतलब इस एंगल को जोड़ दिया, तो ये दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है हमारा 70 डिग्री हो रहा है ना जी। तो बताइए, तो ये रेखे ना है हमारा, तो ये वाला कितना हो जाएगा
110 डिग्री हुआ कि ना हुआ। तो एंगल COE हमसे पूछ रहा है ना, एंगल COE कितना हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारा 110 डिग्री। क्या कि एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा जी, कहीं से कोई दिक्कत? अभी हाल फिलहाल आप लोग पढ़े इसको। चलिए, नीचे दी गई आकृति में AB पैरेलल CD है। क्या जी, AB पैरेलल क्या है, CD है। तो कहता है कि x प्लस वाई का मान बताइए, मतलब ये कोण है, इस कोण का मान बताइए। तो ये 50 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है 50, तो ये वाला कितना हो जाएगा पहले ही बताइए, 130 होगा कि नहीं होगा, है ना। आई 50 है तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, कहीं से कोई दिक्कत? 130 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 130। अब बोलिए कोई दिक्कत? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए ना, मतलब y का मान कितना हो जाएगा 130। अब बताइए x प्लस वाई, मतलब x का मान भी 130 हो गया, y का मान भी क्या हो गया 130। तो ध्यान दीजिए, तो 130 में जब 130 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 130 प्लस 130 यानी कि 260, यानी कि आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। कहीं से कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये तो पढ़े थे हम लोग, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में होता है, बड़े हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है। बच्चा लोग क्या किया एग्जाम में इतना ना उसका प्रेशर बढ़ा रहता है एग्जाम्स को देख करके, क्यों गलती कर देता है वहाँ पर, है कि नहीं। तो बताइए, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है जी 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़िए। 34 में, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। कोई भी त्रिभुज बनाइए उसमें अधिक से अधिक समकोण कितना हो सकता है, एक के हो, है ना, एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता। तो इसलिए जवाब क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। चलिए 34 के बाद, है ना, बस तो खत्म है इसके बाद, है ना। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन 35 में है। चलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। क्या समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, बोलिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री। बताए तो थे कि पर तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों कोण बराबर होता है। तीनों कोण कितना के बराबर होता है जी 60 डिग्री के बराबर होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो 9th क्लास का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आया होगा।